नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था 70वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। और 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी और बात के। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ठीक है, और जगह का नाम लिखा हुआ है और उसके फेमस चीजों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए, तो बिहार के इन जिलों को उनकी खास पहचान या प्रसिद्ध उद्योगों के साथ तरीके से हम मिला लेते हैं। तो वैशाली पहला है, ठीक है। ए, यह जिला अपनी बागवानी और पुष्प उत्पादन यानी फूलों की खेती के लिए बहुत आगे है, जाना जाता है। तो वैशाली का क्या होगा? ए का होगा 4, ठीक है। भागलपुर, इसे भारत का सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि यह रेशमी वस्त्र यानी सिल्क के लिए जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। तो बी का क्या होगा? 1, ठीक है। वहीं जमुई जो है वो सोने के इलाके में भारत के सबसे बड़े सोना यानी गोल्ड भंडारों में से एक का पता चला है, इसलिए जमुई का क्या होगा? सी का 2, ठीक है। वहीं मधेपुरा जो है डी पर, वो कह रहा है कि यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा डिब्बा इंजन कारखाना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थित है, ठीक है। तो रेल डिब्बा कारखाना मधेपुरा में, ठीक है। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही मिलान क्या होगा? डी, ठीक है। समझ गए? 1 का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे? बताइए। सूरज, ठीक है। सूरज एनर्जी मिलती है, ठीक है। सूरज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो एक तार्किक तरह का सवाल पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो जिस तरह एक मोटरसाइकिल को चालू होने के लिए, चलने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उससे एनर्जी चाहिए। तो ठीक उसी तरह धरती पर सभी जीव जंतुओं को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? जीवन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। जो पूरा एनर्जी का सोर्स है वो सूरज ही है, ठीक है। तो बिना सूरज की रोशनी और गर्मी के पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं है। समझ गए? तो इसका सही आंसर है सी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल यानी ऑर्डिनरी बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो बताइए, 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना? बताइए। पॉलिटी का क्वेश्चन है जी, डी इसका आंसर है। कोई समय सीमा तय नहीं है। जब राज्य विधानसभा कोई साधारण कानून यानी बिल पास करके राज्यपाल के पास दस्तखत के लिए भेजती है तो राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वह उसे सुधार या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सके। लेकिन हमारे संविधान में इसके लिए कोई भी समय सीमा यानी टाइम लिमिट तय नहीं की गई है, ठीक है। तो उन्हें इसे 1, 2, 3 कुछ भी महीना लग सकता है, ठीक है। ऐसे 1-2 महीने के अंदर ही लौटा देते हैं, वे अपनी मर्जी से और कितना भी समय ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? बताइए। हर्षा के समय, ठीक है। तो उस समय असम पे शासन यानी असम के राजा कौन थे, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो उस समय जो असम के राजा थे वो भास्कर वर्मन थे, ठीक है, भास्कर वर्मन। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जब उत्तर भारत पर राजा हर्षवर्धन यानी हर्ष का राज था, तो उसी समय जो है असम जिले, जिसे पुराने समय में कामरूप कहा जाता था, के राजा भास्कर वर्मन थे। राजा भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने मिलकर बंगाल के राजा शशांक के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारतीय मुद्रा पर, ठीक ना, इंडियन करेंसी पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? बताइए। 1913 में रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, ठीक है। तो अंग्रेजों के जमाने में साल 1913 में भारतीय पैसों और बैंकिंग व्यवस्था की जांच करने के लिए एक बड़ा आयोग बनाया गया था जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे, इसलिए इतिहास में इसे चैम्बरलेन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक। इसमें एक और सदस्य थे जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध उस समय के अर्थशास्त्री थे, J.M. किन्स, ठीक है। इनका भी नाम याद रखेगा, ठीक। ये सदस्य थे, चेयरमैन नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सी, ठीक है, नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। कौन सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक।
बताइए। बेलग्रेड, पेरिस, बुडापेस्ट या लिस्बन? जी, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस देश की खूबसूरत राजधानी पेरिस मशहूर सीन नदी के दोनों किनारों पर बसी हुई है। पेरिस के जितने भी बड़े ऐतिहासिक स्मारक या एफिल टावर है वो इस नदी के आसपास स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग यानी वेट कैटेगरी में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर यानी तुर्की में 2024 का ओलंपिक होने वाला था, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। ठीक, तो बताइए कितने किलोग्राम में? जी 57 किलोग्राम, सी इसका सही आंसर है। भारत के बेहतरीन युवा पहलवान है अमन सहरावत। ठीक है, ये वर्ल्ड क्वालिफायर मैच में शानदार खेल दिखाकर पेरिस ओलंपिक का जो है टिकट इन्होंने हासिल किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बताइए। बीजाणु निर्माण का मतलब होता है इंग्लिश में स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो फंगी है, कवक है। ठीक, ऐसे फर्न भी हो सकता है लेकिन बहुत जगह फंगी लिखा मतलब आंसर माना गया है फंगी। ठीक है, तो जैसे राइजोपस होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, ये सब फंगी है। ये और फर्न भी जो है ये दोनों ही मुख्य रूप से बीजाणु बनाकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर फंगी यानी बी को जो है सही आंसर माना गया है। ठीक है, तो पेड़ पौधों पर पेड़ पौधे या कोई भी हो, हम लोग हो या पेड़ पौधा हो, ये प्रजनन करते हैं तो कई तरीके होते हैं। उसमें से पेड़ पौधे अलग तरीके से करते हैं, बाकी लोग तो अलग तरीके से करते हैं प्रजनन। पर फंगी जो है और फर्न जैसे जो पौधे होते हैं, कोई फूल या बीज नहीं बनते इसके अंदर। ठीक है, इसके बजाय इनके ऊपर जो है छोटे छोटे पाउडर जैसे बारीक दाने बनते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। जब ये हवा में उड़कर किसी नम या गीली जगह पर जाके गिरते हैं तो वहां पे एक नया पौधा उगाता है। ठीक है, तो इस तरह ये अपना वंश बढ़ाते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, और ये कौन सा अधिवेशन था ये भी बताइए, कमेंट में बताइए कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष तो मैं बता ही दूंगा यहाँ पे, जी CRN मधुलकर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका 27वां अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन साल 1912 में जो है बिहार के पटना बांकीपुर में हुआ था। तो आप लोग कमेंट में चलिए एक बात बताइए, 1922 में हुआ था एक और अधिवेशन, कहाँ हुआ था बिहार में वो बताइए कमेंट में। ठीक है, तो पटना बांकीपुर में हुआ था, बिहार की धरती पर होने वाला यह कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता जो है वो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर यानी RN मधोलकर जी ने की थी। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौरव उत्तर की ओर, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन पढ़ते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि गौरव है और ये उत्तर की ओर चलता है 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है 40 मीटर, बाईं ओर 40 मीटर मुड़ गया। ठीक है, 40। फिर कहता है कि बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर बाईं ओर ही मुड़ जाता है 20 मीटर। फिर कहा कितना मिलेगा? 20 मीटर, इसके बराबर आ गया। ठीक है, बाईं ओर, इधर बाईं ओर होगा। ठीक, और इसके बाद फिर जो है वो दाईं ओर, तो अब इधर मुड़ा तो इस साइड हो गया मुंह उसका, तो दायां किधर है? इधर, तो दाईं ओर मुड़ जाता है 20 मीटर। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 40। तो 40 20 कितना? 60। यही तो पूछ रहा है कि अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो 60 मीटर की दूरी पे। समझ गए? तो सही आंसर है इसका 60D। ठीक है, चलिए वैसे सवाल अच्छे लगते हैं। चलिए 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित, ठीक है, में योगदान कितना था? बताइए। GVA में जी इसका योगदान था 18.7%। ठीक है,
और 28.6% और 52.7%। ठीक, समझ गए। तो एग्रीकल्चर का जो था वो 18.7% था, उद्योग यानी इंडस्ट्री फैक्ट्री का 28.6%। इस देखिए आर्थिक सर्वेक्षण को ना, इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसका कितना योगदान है क्या है, एकदम घोल के पी जाइए। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं रोड मैप बताऊंगा कि कैसे हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो और सर्विस सेक्टर का जो था वो 52.7%, यानी आधे से ज्यादा कमाई अकेले सर्विस सेक्टर करती है। ठीक है, बिहार के अंदर ने किया था। खैर चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं और है, बताइए कौन है। जी, एल्युमिनियम है। ठीक है, जैसे हमने पहले सवाल में पढ़ा था कि लिमोनाइट से लोहा निकलता है, ठीक वैसे ही जो है कोरंडम से या क्रायोलाइट से ऐसे खनिज पत्थर हैं ये जिनसे भारी मात्रा में एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क जो है वो बॉक्साइट होता है, लेकिन ये दोनों भी एसी अयस्क के अंदर आते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, टेक्नोपोलिस बताइए, टेक्नोपोलिस क्या होता है बताता हूँ। जी, सिलिकॉन वैली जो है वो टेक्नोपोलिस है। टेक्नोपोलिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, और पॉलिस का मतलब होता है शहर। ठीक, टेक्नोपोलिस कहते हैं, सिनेपोलिस होता है ना, तो उसी तरह टेक्नोपोलिस, सिनेमा और पॉलिस यानी शहर, सिनेपोलिस, तो उसी तरह टेक्नोपोलिस यानी एक ऐसा शहर का इलाका जो पूरी तरह से हाईटेक कंपनियां, कंप्यूटर, इंटरनेट, रिसर्च और सॉफ्टवेयर के काम का मुख्य केंद्र बन चुका हो। अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है वो पूरी दुनिया में टेक्नोपोलिस का सबसे बड़ा और पहला उदाहरण है। भारत में इसी तर्ज पर जो है बेंगलुरु को देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए कौन करता है। जी, बी करता है। ठीक है, कम तापमान उच्च दाब। ठीक, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और तेजी से भागते रहते हैं। उन्हें जो है लिक्विड यानी द्रव में बदलने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक तो तापमान कम करना पड़ता है, लो टेम्परेचर, इससे गैस के कण क्या होते हैं, गर्मी कम होती है और वे शांत होकर धीमे हो जाते हैं। वहीं हाई प्रेशर भी उस पर डाला जाता है, ऊपर से भारी दबाव डालने से सारे कण जो है वो मजबूर होकर एक दूसरे से बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसपास आ जाते हैं। तब तापमान कम हो और दबाव ज़्यादा हो तो गैस जो है तुरंत लिक्विड बन जाती है। जैसे हमारे घरों के एलपीजी सिलेंडर में गैस को इसी तरह लिक्विड बनाकर भर दिया जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 65 नंबर कहता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग किस तिथि को अपनाया गया था, बता दीजिए। जी, आप लोग बताइए। जी, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी मिलने से ठीक कुछ दिन पहले जो है 22 जुलाई 1947 को देश की संविधान सभा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक में हमारे तिरंगे झंडे यानी नेशनल फ्लैग को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्रति सरकार सतारा में बिल्कुल सही, रैयत सरकार खेरा गुजरात सही, जातीय सरकार तमिलनाडु सही, प्रजामंडल जो था वो आंदोलन था ना कि सरकार था। ठीक है, तो ये जो डी जो है वो सही नहीं है, यही सही आंसर है। ठीक है, समझ गए। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्यिक पहला यूनेस्को, देखो पहले भी हम लोगों ने कर लिया है डिस्कशन। ठीक है, ये कोझिकोड है केरल का वो शहर जहां इसको जो है सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, 2024 में। बस इतनी सी बात। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरीज और मतलब इस तरह की संस्कृति जो है पुस्तकालय बनाने की या लेखकों की किताबों की संस्कृति वहां पे बहुत है, इसलिए यूनेस्को ने इसको सिटी ऑफ लिटरेचर जो है घोषित किया 2024 में। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बिहार में विष्णुपथ योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है, बताइए जल्दी से। जी,
गया को किया गया है, ठीक है। सी इसका सही आंसर है। मशहूर ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, जहां देश विदेश से लाखों लोग पिंडदान और दर्शन के लिए आते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2024 के बजट में इस पूरे धार्मिक स्थल को एक बड़े टूरिस्ट हब यानी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और कॉरिडोर बनाने के लिए विशेष फंड और योजना की घोषणा की थी, ठीक है। अब पता नहीं हुआ कि नहीं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहुत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो वो थे सुनील रोहिल्ला, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और जो माउंट लाहुत्से है वो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जो एवरेस्ट के बिल्कुल पास है। भारत के जाबाज पर्वतारोही सुनील रोहिल्ला ने एक ही सीजन में मौसम में, ठीक है, सीजन का मतलब एक ही मौसम में अंदर एक ही मौसम के अंदर जो है इन दोनों खतरनाक चोटियों पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करके इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन भी गए, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल भाग होता है, रक्त का तरल भाग होता है? तो बताइए जी। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है। तरल भाग मतलब पानी जैसा, मतलब वहां पे कोई कोशिका नहीं होती, यही पूछ रहा है, यही बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा खून जो है, ब्लड जो है वो केवल एक लाल पानी नहीं है बल्कि यह 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो ठोस कण होता है जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। खून का ये जो तरल यानी लिक्विड भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का होता है और पूरे खून का लगभग 55% होता है, ठीक है। इसी प्लाज्मा के अंदर बाकी सारी जितनी भी कोशिकाएं होती है वो तैरती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कृत्रिम बंदरगाह जिसको आदमियों ने बनाया है, ठीक है। तो बताइए जी। चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचुरल पोर्ट होते हैं जहां समुद्र का किनारा कुदरती रूप से ऐसा ढाल होता है कि वहां समुद्र जो जहाज होते हैं आकर सुरक्षित खड़े हो सके, जैसे मुंबई या कोची। कृत्रिम बंदरगाह जो होता है आर्टिफिशियल पोर्ट होता है जहां इंसानों या इंजीनियरों द्वारा कंक्रीट की दीवारें या ढांचा बनाकर जहाजों के रुकने के लिए सेफ जगह तैयार की जाती है। चेन्नई का जो बंदरगाह है वो भारत के सबसे पुराने मानव निर्मित यानी कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है, ठीक। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे शेख मियां जान, ठीक है। शेख मियां जान आजादी की लड़ाई के समय देश के कई लेखक कवि अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ किताबें लिखते थे। साल 1930 में बिहार के शेख मियां जान ने गरीब हिंदुस्तान नाम की एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी। इस किताब से जनता में राष्ट्रवाद न भर के इसीलिए अंग्रेजों ने इसे तुरंत बैन प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व यानी आर्टिफिशियली तैयार किया गया तत्व कौन सा है? बताइए जी। बिल्कुल 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 सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। टेक्नीशियम, ठीक है। टेक्नीशियम जो है उसको आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी उसमें ज्यादातर तत्व वो हैं जो हमें सीधे प्रकृति से या जमीन से मिलते हैं, लेकिन टेक्नीशियम जो है इसका इतिहास ऐसा है कि पहला तत्व ये था जिसे वैज्ञानिकों ने साल 1937 में प्रयोगशाला में लैब में जो है इंसानों द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, आर्टिफिशियल रूप से। इसके नाम को इस तरह रखा गया टेक्नीशियम, यानी इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। टेक्नीशियम का मतलब होता है यूनानी शब्द है ये, ठीक। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया, ठीक। ए इस 73 का ए आंसर है, ठीक है। आप मतलब मैंने टेक्नीशियम तो बोल दिया, पता नहीं आप सोचते हैं कि पता नहीं इनमें से कौन सा। खैर 74 नंबर जो है क्वेश्चन वो कहता है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया, ठीक है। तो बताइए ग्रीन बजट कब पेश किया होगा?
जी बिल्कुल, कोरोना काल में किया था 2019 से 20 में, ठीक है। तो ग्रीन बजट का मतलब होता है ऐसा बजट या सरकारी खाता जो यह दिखाता है कि सरकार पर्यावरण को बचाने, पेड़ लगाने, प्रदूषण कम करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। बिहार देश के उन शुरुआती राज्यों में से है जिसने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपना पहला आधिकारिक ग्रीन बजट विधानसभा में पेश किया था, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मराठा शासकों की यानी अष्टप्रधान जो है प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है अष्टप्रधान के तहत। सचिव ए, इसका काम क्या होता था? राजा के पत्र व्यवहार और सरकारी दस्तावेजों को देखना होता था, तो एक ए का क्या होगा? 2 होगा। पत्राचार प्रभारी, ठीक है। वहीं पेशवा, यह अष्टप्रधान में सबसे बड़ा पद था जो पूरे शासन और मंत्रियों की देखरेख करता था, तो बी का क्या होगा? 1 होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। वहीं सामंत, सी, इन्हें सुमंत भी कहा जाता था जिनका काम दूसरे राज्यों से रिश्ते और विदेश नीति को संभालना होता था, तो सी का क्या होगा? 4, विदेश मंत्री। वहीं 4 क्या होता है? अमात्य, ठीक, यानी डी का क्या? अमात्य का क्या है? इसका काम पूरे साम्राज्य के खजाने और पैसों की जो हिसाब उसाब था उसको, मतलब वित्त मंत्री की तरह काम करना था इसको, ठीक है। तो डी का क्या होगा? 3, वित्त मंत्री। चलिए समझ गए। तो इसका सही जो कूट क्या है, मिलान क्या है? ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है 76 नंबर क्वेश्चन। और क्या कहता है 76 नंबर क्वेश्चन कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? बताइए कितने देशों ने? जी 9 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी थी उस समय, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आरजी हुकूमत आजाद हिंद बनाई थी। इस सरकार को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने के लिए जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा सहित कुल 9 देशों ने अपनी आधिकारिक और कूटनीतिक मंजूरी, ठीक है, मान्यता दी थी। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरियंक वंश, हरियक्का डायनेस्टी की स्थापना की थी? बताइए कौन थे वो? जी बिम्बिसार, ठीक है। बिम्बिसार का खजाना आज तक नहीं मिला है, कहते हैं बहुत बड़ा खजाना छुपाया हुआ। खैर, मगध साम्राज्य के सबसे ऐतिहासिक और शक्तिशाली वंश हरियंक वंश की स्थापना राजा बिम्बिसार ने की थी। उन्होंने ही राजगीर यानी राजगृह जो उस समय था, ठीक है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। अजातशत्रु इनके बेटे थे जिन्होंने बाद में इनके बाद मतलब सत्ता संभाली थी इनको मार के। और इसी डायनेस्टी को, हरियंक वंश को ही पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मारा और अजातशत्रु को उसके बेटे ने मार दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कहता है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। 1996 है, ठीक। हम पहले ये देख लेंगे कि ये 4 से भागा होगा कि नहीं, तो 4 से भागा हो जाएगा। 5 से अगर भागा करेंगे तो 2000 इतना हो जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा 499। अगर इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1996 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 4 से भाग हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो ये लीप ईयर है यानी कि 29 दिन का फरवरी है, समझ गए। तो 29 दिन का है, कह रहा है 1 फरवरी को बुधवार है, तो अगला जो बुधवार कब आएगा? 8 फरवरी को आएगा, ठीक है। 8 को आएगा, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा, ठीक है, फिर 29 को आएगा। 4 आएंगे, समझ गए। तो अब मान लीजिए कि 29 को बुधवार है और 3 मार्च पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हमको 3 दिन और लग जाएंगे, ठीक है। 1 2 3, तो ये बुधवार है यानी कि वेडनेसडे है, ठीक, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है मतलब। और फिर ये हो जाएगा थर्सडे हमारा, और ये हो जाएगा फ्राइडे हमारा, और ये हो जाएगा सैटरडे हमारा, ठीक है। यानी 3 मार्च क्या होगा? सैटरडे होगा, शनिवार होगा। तो सही आंसर क्या है? शनिवार है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? जायद फसल की बात हो रही है, ठीक। तो सरसों हमारा क्या है? रबी फसल है, रबी फसल है ना जी। चना, सरसों ये सब रबी फसल है ना, सर्दियों में उगाई जाती है। खरीफ फसल क्या होगा? हमारा कपास होगा, ठीक है, ये मानसून गर्मियों में उगती है। जायद फसल क्या होता है? यह रबी और खरीफ के बीच में उगाया जाता है, समय होता है मार्च से जून का, ठीक है। तो बहुत कम समय के लिए उगाया जाता है, जैसे तरबूज होता है, ककड़ी होता है, या जानवरों के खाने वाला जो चारा होता है। तो यहाँ पे ककड़ी या तरबूज तो है नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है, ठीक है, यानी चारा, ठीक। तो 79 का ए।
80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी एनएसएसओ के अनुसार 2017 से 18, 2022 से 23 से एक महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी वृद्धि हुई? तो इसका आंसर है ए। ठीक है, 23.3 से 37% हो गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी थी सी 1876 में। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने साल 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है यानी शाही उपाधि अधिनियम पास किया था। इसी कानून के तहत ब्रिटेन की रानी जो विक्टोरिया थी उनको आधिकारिक तौर पर भारत की सम्राज्ञी यानी महारानी इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में इसका भव्य ऐलान भी किया गया था। ठीक है, वहीं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए, ठीक, उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है किसका? जी, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है, समझ गए? तो प्लास्टिक मुख्य रूप से जो है दो तरह के होते हैं, एक जिनको गर्म करके दोबारा किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, दूसरे वो होते हैं जिन्हें एक बार किसी सांचे में अगर डाल दिया गया तो उसको कितना भी गर्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसको पिघला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजबूत होता है, इसको मेलामाइन कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरा प्रकार है, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। ये आग और तेज गर्मी को आसानी से झेल लेता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फर्श की टाइल्स पर होता है, क्योंकि ये ना तो पिघलता है ना जलता है। ठीक है, बर्दाश्त कर लेता है। और बर्तन बनाने में भी होता है, जैसे मजबूत क्रॉकरी वगैरह होता है जिसको आग पे चढ़ाया जा सके। ठीक है, तो प्लास्टिक होता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 83 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और आपको ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है, आपको आराम से इसको कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बॉडी मास पूछा है नॉर्मल सा। ठीक, बॉडी मास याद है ना आप लोग को? अगर याद नहीं है तो सही से याद रखिएगा, सही से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अगर नहीं बना तो फिर तो थू छी हो जाएगी। खैर चलिए देखते हैं, आइए बनाते हैं इसको। देखिए कहता है कि क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि भागा का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस है। ठीक, तो 36 है और गुना का मतलब यहाँ पे क्या है? गुना का मतलब माइनस है, तो 36 माइनस 4 लिख देंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक, और माइनस का मतलब है यहाँ पे भागा। ठीक है, तो भागा आ गया और 8 यहाँ पे लिख देंगे। गुना का मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस है और ये 4 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि 4 नीचे या प्लस का मतलब होता है यहाँ पे गुना, और 8 हो गया गुना का मतलब है यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो 2 हो गया और प्लस का मतलब है यहाँ पे गुना। ठीक, 16 हो गया और यही भागा का मतलब है यहाँ पे, भागा का मतलब है माइनस। ठीक है, भागा का मतलब है प्लस। ठीक है, चलिए ठीक, +1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का रूल लगाना है, एकदम आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से। ठीक, कहता है क्या कि बोर्ड मास क्या कहता है? कहता है कि जो पहले ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 36 माइनस 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इतना अच्छा लिखा था मैंने, 36, इसी को पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -4 है। ठीक, और यहाँ पे माइनस का मतलब है भागा, और 8 और गुना का मतलब है यहाँ पे -4। ठीक, इसी को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक, तो ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस हुआ तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 मतलब 36 में से 4 गया, 32 हो गए। ठीक, और ये भागा है, भागा होगा और 8 होगा और -4 होगा। ठीक, अब जब भाग आ गया पहले, तो अब बोर्ड मास रूल क्या कहता है? कहता है कि जो बड़ा साइन होगा, जो बड़ा होगा, ठीक है, उसको हम पहले कैलकुलेशन करेंगे उसका। तो अब भागा पहले है, माइनस तो छोटा है, माइनस सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, प्लस से पहले होता है पर माइनस लास्ट में होता है। ठीक, तो अब क्या होगा? अब हम जो है 8 को 32 में भाग करेंगे, 32 में 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौके 32 और -4,
अब कितना बचेगा, 4 में से 4 गया 0। तो अब इसके भाग में जो भी था, इसके नीचे जो भी लिखा हुआ था डैश 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 कुछ भी लिखा हुआ था, ऊपर तो 0 आ गया। अब जब 0 ऊपर है और किसी भी संख्या को हम 0 में भाग करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए, तो ए इसका सही आंसर। समझ गए, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समझा दिया हुआ है होप आपको। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, बताइए। जी, पीएन ओझा के द्वारा। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के इतिहास और उसके गौरवशाली 100 वर्षों के सफर को सहेजने के लिए एक विशेष ग्रंथ, ये पुस्तक तैयार की गई थी, जिसका नाम बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को संकलित और संपादित करने का मुख्य काम जो है प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर पीएन ओझा, पशुपतिनाथ ओझा ने किया था। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है, बताइए। बिहार का लिंग अनुपात आपको पता है, पता होना चाहिए, 918 है। ठीक है, 918 बी इसका सही आंसर है। तो लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशियो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी भी इलाके में 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है। साल 2011 की आधिकारिक सरकारी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का औसत लिंग अनुपात जो है वो 918 दर्ज किया गया था, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक, इसी जनगणना में बिहार का शिशु लिंग अनुपात जो है यानी 0 से 6 वर्ष तक वो 935 था। ठीक है, 935 यानी 1000 बच्चे पे 935 बच्चियां पैदा हो रही हैं बिहार के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है, बताइए। तो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तट। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। समझ गए, चलिए। तो एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज है। यदि आप दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो यह विशाल पर्वत जो है श्रृंखला दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका से लेके यानी महाद्वीप से लेके पूरे पश्चिमी किनारे यानी पश्चिमी तट तक जो है उत्तर से लेके दक्षिण तक 7 देशों में फैली हुई है। समझ गए, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, बताइए। जी, इसका सही आंसर है ए, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका आंसर जो है वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी भी है, लेकिन ज्यादा जगह जो है वो ए ही इसको आंसर माना गया है। ठीक है, तो चचनामा सिंध के इतिहास और अरबों द्वारा की गई सिंध फतह को बताने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन किताब है, जो मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। इतिहास के प्रामाणिक तत्वों के अनुसार जो है 13वीं शताब्दी लगभग 1216 ईस्वी में नसरुद्दीन कुबाचा के समय मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने इस मूल अरबी ग्रंथ का फारसी में जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी जो है उसी दौर के एक अन्य प्रसिद्ध लेखक यानी फारसी विद्वान थे, जिन्होंने अन्य संकलनों पर काम किया था। परीक्षा की मुख्य कुंजी आंसर की के आधार पर जो है विकल्प सी सटीक आंसर होता है, लेकिन जो बीपीएससी ने दिया था वो ए था। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक, इसलिए कंफ्यूज भी हो सकते हैं। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, बताइए। जी, इंफ्रारेड विकिरण। ठीक है, रेडिएशन। तो इंफ्रारेड जो होता है वो तरंगे होती हैं, एक प्रकार की थर्मल या ऊष्मीय किरणें होती हैं जो त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर मांसपेशियों को हल्की आरामदायक गर्मी देती है। इससे जो है उस हिस्से में खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मांसपेशियों की जकड़न और शरीर के पुराने दर्द जैसे पीठ, घुटने या जोड़ों का जो दर्द होता है वो तुरंत राहत मिलती है। अस्पतालों में फिजियोथेरेपी के दौरान जो है इसी इंफ्रारेड लैंप से सिकाई की जाती है। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया था, बताइए। जी, नंद वंश ने किया था। ठीक है, नंद वंश ने। ठीक, तो सबसे पहले हर्यंका वंश आया, उसके बाद आया शिशुनाग वंश। ठीक है, इसने सत्ता संभाली। उसके बाद शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे महानंदीन, ठीक है, या काल अशोक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उसको हटाकर महापद्मनंदन जो है मगध की गद्दी पर अधिकार कर लेता है और नंद वंश की स्थापना करता है। इसी नंद वंश के अंतिम शासक जो है धनानंद को हराकर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जीवन की संरचना
संरचनात्मक जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है सेल। ठीक है, सेल को ही कहा जाता है कोशिका। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। दुनिया के सभी जीव जंतु जो है, इंसान, पेड़ पौधे, छोटे सूक्ष्म जीव जो भी है, ढांचे वाचे जितने भी कुछ सब सेल के बने जाते हैं। ठीक है, कोशिका सेल, सभी को सेल कहा जाता है। इसे संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल इकाई यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ईंटों को जोड़कर जो है मिला मिला के दीवार बनाया जाता है, फिर मकान बनता है, वैसे ही कोशिकाओं को मिला मिला कर हमारा पूरा शरीर बनता है। इसे कार्यात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवित रहने के लिए जरूरी सारे काम जैसे सांस लेना, ऊर्जा बनाना, असल में हमारी कोशिकाएं जो है उसी के स्तर पे होती है। ठीक, चलिए यही 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है यार। खैर चलिए, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे उसी समय ये सब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित आकृति है PQRS, इसमें कितने त्रिभुज है बताइए, कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आइए आपके दिमाग को थोड़ा सा हिलाते हैं। देखिए पहले हमको छोटे छोटे जो त्रिभुज होते हैं ना उससे हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक हो गया, ये 4 हो गया, 4 5 6, फिर ये दोनों मिला के 7, ठीक, ये हो गया 8, फिर ये 9, ठीक, और फिर ऐसे करेंगे तो 10, 4 तो ऐसे हो गया। यानी देखिए तो आप 6 छोटे छोटे हैं और 4 बड़े बड़े हैं। देखे तो 1 2 3, ठीक है, 4 टोटल जो है वो 12 है। ठीक है, 6 छोटे छोटे हैं डायगोनल्स और 2 टुकड़ों में 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4। ठीक, तो 6 4 10 और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितना हो गया, 12 हो गया। इसका सही आंसर जो है वो 12 हो गया। ठीक है, छोटे छोटे 6 हैं, 4 बीच में है और 2 जो है वो बड़े हैं, तो टोटल 12 त्रिभुज है। ठीक है, चलिए 12 इसका सही आंसर है, सी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, बताइए जी। डी इसका है तनु सल्फ्यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट विलयन। ठीक है, तो सोडा एसिड जो है अग्निशामक आग बुझाने वाली सिलेंडर के अंदर मुख्य रूप से 2 चीजें अलग अलग खानों में भरी होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का घोल और हल्का सल्फ्यूरिक एसिड। जब आग लगने पर सिलेंडर का नाब दबाया जाता है तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलती है। यह गैस आग के चारों तरफ एक चादर बना लेती है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग तुरंत जो है बुझ जाती है। समझ गए। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है। निवासरत मतलब वहां के रहने वाले। ठीक है, तो ये है मंगोल लायड। ठीक है, मंगोल लायड। ठीक, तो भूगोल और नृविज्ञान कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इंसानों की शारीरिक बनावट के आधार पर उन्हें अलग अलग मुख्य प्रजातियों में बांटा गया है। पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जैसे चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया आदि में मूल निवासियों की शारीरिक विशेषताएं जैसे सीधी आंखें, सपाट चेहरा, गालों की जो उठी हुई हड्डियां होती है वो मंगोलाइड प्रजाति से मेल खाती है, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को मंगोलाइड आबादी निवास कहती है। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र पे ये निवास करती है मंगोलाइड। ठीक है, तो डी इसका जो है सही आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद बॉम्बे प्लान, ठीक है, का वास्तुकार नहीं था पूछा है। ठीक है, तो वो
धीरूभाई अंबानी। ठीक है, साल 1944 में भारत के आज़ाद होने से ठीक पहले देश के 8 बड़े और नामी उद्योगपतियों ने मिलकर भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी योजना तैयार की थी, जिसे इतिहास में बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसमें JRD टाटा और JD बिरला, श्रीराम कस्तूराबाई, लाल भाई और जॉन मथाई जैसे दिग्गज शामिल थे। धीरूभाई अंबानी उस समय इस योजना का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उनका व्यावसायिक सफर भारतीय आज़ादी के काफी सालों बाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। बताइए जी, तांती तत्वा। ठीक है, तांती तंतवा। ठीक, साल 2015 में बिहार सरकार ने एक आदेश जारी करके तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति यानी SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की 580 जाति के साथ जोड़ दिया था। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए पूरी तरह रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत SC सूची में किसी भी जाति को जोड़ने या हटाने के अंतिम और एकमात्र अधिकार जो है सिर्फ संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, और किसी के पास नहीं। राज्य सरकारें अपनी मर्जी से ऐसा फेरबदल नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार और मुख्य आर्थिक आधार क्या था? बताइए जी, अफीम था, ओपियम। ठीक है, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यानी इंग्लैंड ने अपने मुनाफे के लिए जो है एक बड़ा त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क चलाया था। अंग्रेज भारत के किसानों से जबरन अफीम उगाते थे। इस भारतीय अफीम को अंग्रेज जो है चोरी छिपे या तस्करी के जरिए चीन भेजते थे। चीन में अफीम बेचकर वो पैसा मिलता था। ठीक है, जो पैसा मिलता था उससे अंग्रेज चीन से चाय और रेशम खरीदते थे और इसे इंग्लैंड व यूरोप के बाजारों में महंगे दामों में बेचा करते थे। इस पूरे त्रिकोणीय व्यापार का सबसे मुख्य करवा आर्थिक आधार जो है अफीम की खेती और व्यापार ही था। समझ गए? चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? बताइए जी, दक्षिण का पहाड़ी भाग, ये साउदर्न हिली रीजन है। बिहार के भूगोल को यदि देखें तो तुरंत तो गंगा नदी के उत्तर में विशाल मैदान है, उत्तर बिहार का मैदान। वहीं गंगा नदी के दक्षिण में झारखंड की सीमा से सटे इलाकों में पुरानी चट्टानों पहाड़ियों का विस्तार है। मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र जैसे खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के इसी दक्षिण पहाड़ी और पठारी भाग का हिस्सा है, जो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे से जुड़ा हुआ है। समझ गए? चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा कंप्यूटर को RFUBQNPC के रूप में लिखा जाता है, उसी में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में क्या किया है कि R को जो है पहले लिख दिया और C को लास्ट में लिखा है। बाकी उसके बाद क्या किया है कि +1 कर दिया। जैसे E है यहाँ पे, ठीक, लास्ट में, एक मिनट, C ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे E है इस साइड में, तो क्या किया है कि E को इस साइड लेके आया है लेकिन +1, F लिखा है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद T को लेके आया है लेकिन +1, U लिखा है यहाँ पे। फिर V को लेके आया है लेकिन +1, V लिखा है यहाँ पे। फिर क्या P को लेके आया है लेकिन Q लिखा है यहाँ पे। M को लेके आया +1 कर दिया, N लिखा है यहाँ पे। और फिर O को लेके आया है, P कर दिया यहाँ पे। समझ गए? ऐसे कर दिया। तो सेम मेडिसिन में भी हम करेंगे। तो मेडिसिन में करेंगे तो क्या आएगा? E को हम पहले लिखेंगे, M को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, वहीं N के बदले हम +1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? MNO आएगा। ठीक है, और उसके बाद I का J आएगा। ठीक है, समझ गए? और C का D आएगा। समझ गए? और फिर I है तो फिर क्या आएगा? J आएगा। समझ गए? और फिर D है तो क्या आएगा? E आएगा। समझ गए? और E है तो फिर क्या आएगा? F आएगा। तो क्या होगा सही आंसर? यही होगा। समझ गए? चलिए सही आंसर देख लिया हमने। क्या होगा सही आंसर? D होगा इसका सही आंसर। सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का। इसके बाद हम लोग 101 से 150 नंबर का क्वेश्चन भी है, खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है कि मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? बताइए
जी, इसको नुसरत खान ने खरीदा था, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। मालिक काफूर जो है दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद जनरल था, सेनापति था, लेकिन इसने क्या किया था कि दक्षिण भारत को जीतने में मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास आने से पहले जो है 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने मलिक काफूर को कैम्बे खंबात के बाजार से 1000 सोने के दिनार देकर जो है खरीदा था। इतनी भारी कीमत में खरीदे जाने के कारण ही उसका नाम 1000 दिनारी पड़ा था। समझ गए? चलिए, हो गया 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई और दिक्कत हो तो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, क्या है क्या नहीं है, अब मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है, आपके रिप्लाई में। ठीक, बाकी एक रोड मैप मैंने बनाया है, उसको भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या तैयारी करेंगे, तैयारी में क्या क्या चीजें जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।